कॉमन टीवी देखने वाले तमाम मौजूद व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। इस किस्त के आगाज में अलब अरसलान और बाकी लोग इकट्ठे बैठे हुए थे। बतूर साहब कहते हैं, आपका दरख्त कभी ना काटा जाए, आपका पानी हमेशा बहता रहे, आपके पर कभी ना टूटें, आपके तलवार हमेशा तेज़ रहे, कादिर अल्लाह आपको कभी बुज़दिल लोगों के आगे मोहताज ना बनाए। अलब अरसलान साहब सब कहते हैं आमीन। बतूर साहब कहते हैं, आपकी बदौलत हमें किला मिला, हम हर वक्त उसकी दीवारों को देखते रहते थे। अलब अरसलान कहता है कि आपको लगता है कि मैं नहीं जानता कि आपने इस पर नज़र रखी हुई है। बतूर साहब, आपने हमारी मदद की, हमने मिलकर ये किया। इतने में आर्तक पहुंचकर कहता है, हजूर बादंतीनी कासिद आए हुए हैं, वो आपके मुंतज़िर हैं। अलब अरसलान कहता है, ले आओ उन्हें अंदर। इतने में देवजन और अल्पा गुद वहाँ पहुँच जाते हैं। अलब अरसलान कहता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? देवजन कहता है, मैं तुम्हें मुबारकबाद देने आया हूँ। तुम्हें ये जगह मिल गई है, लेकिन अहम चीज़ इसे अपने हाथों में रखना है। अलब अरसलान कहता है, फिक्र ना करो, हम अपने पंजों से पकड़ी हुई चीज़ को कभी नहीं जाने देते। मुझे ये बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? देवजन कहता है, गवर्नर मेनाऊस ने इस मामले को हल करने के लिए, जिसे हम जंग में हल नहीं कर सके, तुम्हें रात के खाने पर वस्पुरकान मदऊ किया है। अलब अरसलान कहता है, मुझे लगता है कि हमने मैदान जंग में मामला हल कर लिया है। मैं हमारे लिए कोई मामला तलब हल नहीं छोड़ता। देवजन कहता है, क्या तुम यहाँ सुकून से रहना नहीं चाहते? गवर्नर एक मुआहदा करना चाहता है। वो कल पहले तुम्हारे मुतालबात सुनेगा और यकीनन उसके बाद वो अपने मुतालबात बताएगा। अलब अरसलान कहता है, वो हमसे क्या चाहता है? देवजन कहता है, जो सरजमीन तुमने फतह की है उस पर सुकून से रहने के लिए वो सिर्फ ये चाहता है कि तुम्हारी तरफ से 1000 घोड़े और 5000 तीर और कमाने दी जाएं। दूसरी जानब एक आदमी गवर्नर के पास पहुंच जाता है और कहता है, मौजूद के कमानऊस। गवर्नर कहता है, कीमियागार को काफ़ी अरसा हो गया है, तुम मेरे लिए क्या लाए हो? वो आदमी एक डब्बी दिखाकर कहता है, स्याह दवाई। ये एक मुअज़्ज़ज़, खामोश, ताकतवर और चालाक जहर है। मुअज़्ज़ज़ गवर्नर, ये ऐसा ऐसा खून के साथ घुल मिल जाता है, ये आपकी सांस लम्हों में बंद कर देता है और ये आपको तकलीफ पहुंचाते हुए ऐसा ऐसा मारता है। ये खाने को लजीज बना देता है। खून में मिल जाने के बाद ये अपना रंग बदल लेता है और शिकारी बन जाता है। शिकारी बन जाने वाली की किस्मत आपके हाथ में है। फिर वो तरियाक दिखाते हुए कहता है, अगर वो तरियाक नहीं पीता जिसे मैंने बनाया है, वो 2 दिन के अंदर मर जाएगा। गवर्नर कहता है, मुझे यकीन है कि मेरे यानीस को उसका इंतज़ार होगा। अलब अरसलान अजीम खुदा की जहन्नुम में जाएगा। दूसरी जानब देवजन कहता है, आपका क्या जवाब है? अलब अरसलान, क्या आप कोई सौदा करना चाहते हैं? अलब अरसलान कहता है, यह मुनासिब है, लेकिन रस्म व रिवाज के मुताबिक दावत ख़त्म होने तक, मेरे और मेरे सिपाहियों के यहाँ सही सलामत लौटने तक, तुम में से एक यहाँ मेरा मेहमान होगा। हम कल मुआहदे के लिए आएंगे। देवजन कहता है, हम दोबारा मिलेंगे। अलब अरसलान, उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी जानिब सादत से पूछगछ हो रही थी। इतने में एक सिपाही पहुंचकर कहते हैं, अमीर बोजान महल में पहुंच चुके हैं ख्वाजा हजरत। ख्वाजा कहता है, उसे आने दो। उसके बाद ख्वाजा अमीर बोजान के पास पहुंच जाता है। बोजान कहता है, हम सुल्तान को नेक तमन्नाएं देने आए हैं कि हमने जो सुना वो सच है ख्वाजा हजरत। ख्वाजा कहता है, तुमने क्या सुना अमीर बोजान, बताओ। बोजान कहता है, किसी ने हमारे सुल्तान को मारने की कोशिश की, ये कमीने कौन हैं? ख्वाजा कहता है, खामोश जानवर, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जिसे हमने पकड़ा है उसकी ज़बान मौजूद है। बोजान कहता है, क्या वो कमीना बोला, मुझे उस गद्दार को मारने की इजाज़त दें जिसने गजनी और सल्जूक के माबैन तफरका डालने की कोशिश की।
پھر وہ سلطان کی طرف چل پڑتے ہیں۔ سلطان کے پاس پہنچ کر بوزان کہتا ہے، میرے سلطان، میں آپ کے لیے بیگم شیور اور غزنی سلطان محدود کی طرف سے جلد صحت یابی کی دعائیں لے کر آیا ہوں۔ سلطان کہتے ہیں، شیور اور محدود کا شکریہ۔ سلطان کی بیوی پوچھتی ہے، کیا اس کمینے نے بولا خواجہ؟ خواجہ کہتا ہے، ابھی تک نہیں، لیکن وہ جلد بولے گا سلطانم۔ بوزان کہتا ہے، مجھے یقین ہے کہ اللہ برسلان نے کچھ دیکھا ہوگا جو ہم نہیں جانتے۔ کمینے اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے، کیا پتہ اس کا سربراہ شہزادہ حمام اپنا انتقام لے رہا ہو۔ سلطان کہتے ہیں، جب وہ بات کرے گا تو ہم جان لیں گے امیر بوزان، پھر ہم اپنا حقیقی انصاف دکھائیں گے۔ بوزان کہتا ہے، مجھے معاف کر دیں سلطان، آپ کا انصاف سب کو معلوم ہے، اس لیے شاید وہ ابھی تک منہ نہیں کھول رہا۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اسے غزنی کی سرزمین پر جا کر منہ کھلواؤں گا۔ سلطان کہتے ہیں، میرا انصاف مظلوموں کے لیے ہے، غدار پر رحم کرنے کا مطلب ریاست سے غداری ہے۔ بوزان کہتا ہے، یقیناً سلطان۔ پھر سلطان کہتے ہیں، بزدلوں کی زبان پر جان ہوتی ہے امیر بوزان، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ آخر کار وہ بولے گا، اس کے بارے میں سوچ کر اپنا وقت ضائع نہ کریں اور شیور کو میرا سلام دیں۔ پھر سلطان اسے جانے کا اشارہ کرتے ہیں۔ دوسری جانب ایک سپاہی اعلیٰ پرسان سے کہتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیکا منوس کیا سوچ رہا ہے حضور، لیکن اگر وہ سوچ کچھ نہیں رہا تو آپ کو قلعے میں مدعو کیوں کرے گا؟ بطور سب کہتے ہیں، آور ٹھیک کہہ رہا ہے اعلیٰ پرسلان، ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اعلیٰ پرسلان کہتا ہے، اللہ بہتر تدبیر لگانے والا ہے۔ دوسری جانب سلطان سعادت سے اگلوانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ سلطان کہتے ہیں، اب تم وہاں ہو جہاں تمہاری حیثیت ہے۔ سعادت کہتا ہے، تم مجھے بند کر سکتے ہو، تم مجھے اندھیرے کنویں میں پھینک سکتے ہو، عظیم ناطق کی مدد میرے ساتھ ہوگی۔ عظیم ناطق کا سن کر سلطان خواجہ کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، عظیم ناطق۔ خواجہ کہتا ہے، کرامتیوں کے باوجود بہت پہلے فنا ہو چکے ہیں سلطان۔ سلطان کہتے ہیں، جو لوگ مر گئے ہیں وہ کیسے ہمارے دارالحکومت میں ہتھیاروں پر حملہ کریں گے؟ شیطان بولو، عظیم ناطق کون ہے وہ؟ سعادت کہتا ہے، قیمتی مال کا مالک شہزادہ حمام۔ سلطان کہتے ہیں، شہزادہ حمام؟ ہاں۔ اس کے بعد سلطان وہاں سے چل پڑتے ہیں۔ سلطان خواجہ سے کہتے ہیں، جہنم کا شیطان، وہ ہم سے مرنے والوں کا ذکر کر رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ ناقابل تسخیر ہے۔ خواجہ کہتے ہیں، میرے سلطان آپ کا کیا حکم ہے؟ سلطان کہتے ہیں، کل اسے نیشا پور زندان میں بھیج دو، دیکھتے ہیں کون ہمیں روکتا ہے۔ دوسری طرف چغری صاحب کی بیوی اور اقچا خاتون اکٹھے بیٹھی گفتگو کر رہی تھیں۔ چغری صاحب کی بیوی کہتی ہے، جب سے تم نے چغری صاحب کا علاج کیا ہے لوگ تمہیں ایک اچھا معالج سمجھتے ہیں، سب لوگ تمہاری تعریفیں کرتے ہیں۔ میں اعلیٰ پرسلان کو سلمان کی طرح بیٹا مانتی ہوں اور اس کی شادی بھی سلمان کی طرح کرنا چاہتی ہوں۔ جب تم نے اعلیٰ پرسلان کے ساتھ رقص کیا تو لوگوں نے تمہاری بہت تعریفیں کی، میں اس وقت دیکھ نہ سکی کیونکہ میں بیمار تھی۔ اسی دوران چغری صاحب چپکے سے گفتگو سن رہے تھے۔ چغری صاحب کی بیوی کہتی ہے، میں اس کی شادی کرنا چاہتی ہوں، میں تمہیں اعلیٰ پرسلان کے لیے بہت پسند کرتی ہوں۔ اقچا کہتی ہے، اللہ اسے وہ ضرور دے گا جس کا وہ حقدار ہے سلجان خاتون، لیکن میں پہلے ہی کسی سے منسلک ہوں۔ سلجان کہتی ہے، واقعی میں نہیں جانتی تھی، مجھے معاف کر دو بیٹی۔ اقچا کہتی ہے، ایسا نہ کہیں، آپ کو معلوم نہیں تھا، یہ ایک ایسا راز ہے جسے میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا، برائے کرم اب مجھے اجازت دو، ماں اکنے میرے لیے فکر مند ہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے گھوڑے کی طرف چل پڑتی ہے اور وہاں خفیہ خط کو پا کر پڑھنے لگ جاتی ہے۔ اس میں لکھا تھا، جتنی جلدی ہو سکے آ جاؤ۔ دوسری جانب اعلیٰ پرسلان اور باقی سپاہی اکٹھے بیٹھے تھے۔ آور سپاہی انہیں کانتورالی کی بقیہ کہانی سناتا ہے۔
कांतुराली को बेटी देकर उसका वालिद खुश नहीं था। उसने उन्हें पकड़ने के लिए अपने सिपाही पीछे लगा दिए। कांतुराली और खातून एक जगह आराम करते हैं। इतने में कांतुराली सो जाता है जबकि खातून जाग रही थी। उसी दौरान उसके वालिद के सिपाही भी पहुंच जाते हैं। उन सिपाहियों को देखकर खातून उनसे लड़ने लग जाती है। कांतुराली जाग कर ये मंजर देख लेता है और हैरान रह जाता है। फिर उसके वालिद के सिपाही भाग जाते हैं। दूसरी तरफ देवजन गवर्नर से कहता है, आपके ख्याल में अलप अरसलान को जरगमाल बनाने के लिए किसको भेजना चाहिए? गवर्नर कहता है, तुर्कों की एक ख़ास बात है कि वो औरतों को कभी हाथ नहीं लगाते, खासकर वो औरत जब दुकिया की तरह मासूम हो। दुकिया अपना नाम सुनकर परेशान हो जाती है और कहती है, चचा। गवर्नर कहता है, क्या तुम भूल गई हो मेरी प्यारी बेटी दुकिया कि आपके कुछ खास चाहने वाले भी हैं। आपको उन खास लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। दुकिया कहती है, आप ये कैसे कह सकते हैं चचा? आप मुझे ऐसे ख़तरे में कैसे डाल सकते हैं कि अब से मुझे अपनी जान के लिए आपकी बजाय तुर्कों पर भरोसा करने चाहिए। गवर्नर कहता है, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं मेरी प्यारी बेटी दुकिया। जो भी हो तुम यहाँ महफूज हो और वहाँ और ज़्यादा महफूज होगी। ये सुनकर मारिया गुस्से में वहाँ से चली जाती है। दूसरी जानिब ख्वाजा सुल्तान के पास पहुंचकर कहता है, अलप अरसलान को 1000 घोड़े और 5000 तीर कमाने चाहिए सुल्तान, क्योंकि उन्होंने गवर्नर के साथ मुआहदा किया है। सुल्तान कहते हैं, अलप अरसलान जो कुछ भी कहता है उसे कल भेज दो और इस बात को यकीनी बनाओ कि वो सही सलामत मरकजी मकाम तक पहुँचें। ख्वाजा कहता है, जैसे आपका हुक्म। सुल्तान कहते हैं, मेरा भाई चौधरी साहब निजिया खातून की कब्र पर जाने के लिए मरकजी मकाम की तरफ जा रहा है। इस मामले के बारे में उस तक ज़रूरी मालूमात पहुंचा दें। उसे बता देना कि हम अलप अरसलान की ख्वाहिशात को पूरा करेंगे। दूसरी तरफ एक सिपाही अजीम नातक के पास पहुंचकर कहता है, अजीम नातक, हमें खबर मिली है कि सादत को निशापुर कैद खान में ले जाया जाएगा। नातक कहता है, सादत वहां तक कभी नहीं पहुंचेगा। अपने आदमी को खबर दो कि वो कल सादत को ले आए, जिंदा या मुर्दा। दूसरी जानिब मारिया खातून अलपगूद के पास पहुंच जाती है और कहती है, तुमने मुझे क्यों बुलाया? अलपगूद कहता है, अलप अरसलान खतरे में है। अच्छा कहती है, कैसे? अलपगूद कहता है, कल उसे मीनाऊस जहरीला खाना खिलाने वाला है। जहर और तरियाक उसके कमरे के बंद दराज में है। आपको उन्हें वहाँ से ले जाने की ज़रूरत है। अच्छा कहती है, अलप अरसलान, मैं कुछ करूँगी। मैं नहीं जानती कि कैसे, लेकिन मैं कुछ करूँगी। लेकिन मैंने उसको क्या बताऊँगी कि मैं क्यों आई? अलपगूद कहता है, आप उसे ऐसी मालूमात देंगी कि वो खुद पूछेगा कि तुम पहले क्यों नहीं आई। दूसरी तरफ मनाउस खाने पर जहर डाल रहा होता है। फिर वो जहर डालकर सामने से कहता है, ये खाना सिर्फ अलप अरसलान के लिए है, बहुत एहतियात करना। वो आदमी कहते हैं, जैसे आपका हुक्म जनाब। दूसरी जानिब सुलेमान और कुछ सिपाही सआदत को लेकर निशापुर कैद खाने की तरफ जा रहे थे। बोजान उन पर हमला करने के लिए तैयार था। इस तरह बोजान के आदमी उन पर हमला करते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। इस तरह कोठड़ी से सुल्तान बाहर निकल जाता है। इतने में बोजान वहां से भाग जाता है। सुलेमान उसके पीछे चल पड़ता है। सुलेमान कहता है, इसे उतारो ताकि मैं देख सकूं तुम कौन हो। इस तरह अजीम नातक उसे बेहोश करके वहां से चला जाता है। इतने में अरबज खान वहां पहुंच जाता है और उसे होश दिलाता है। उसके बाद वो सुल्तान के पास पहुंच जाते हैं।
ترجمان کہتے ہیں ان کا سردار بھاگ گیا ہے سلطان، اس کے بعد اس کے آدمیوں نے ہم پر حملہ کیا۔ اربسکن کہتا ہے سلطان آپ کی اجازت سے ہم اس کا پیچھا کریں۔ سلطان کہتے ہیں وہ بہت دور چلا گیا ہوگا، تاہم قید خانے میں موجود شیطان کو پھانسی دی جائے گی۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔